गरीब वर्सेस अमीर माँ बेटी का रमजान। अम्मी जान, सुबह होने से पहले हमारे लिए आप क्या क्या बनाओगे? अरे बेटी, अब तुझे क्या बताऊं, जो कल रात हमने खाया था वही सुबह सहरी में खा लेंगे। लेकिन अम्मी जान, सुबह की सहरी तो अलग से ही बनाई जाती, तो आप हमें रात का क्यों खिलाना चाहती हो? क्योंकि सहरी बनाने के लिए मेरे पास घर में राशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अपनी अम्मी की बात सुनने के बाद फातिमा चुप हो जाती है और आराम से सो जाती है। जैसे सुबह के 4 बजते हैं, हिना और फातिमा सुबह की सहरी करके नमाज पढ़ लेते हैं। अम्मी जान, नमाज तो हमने पढ़ ली और सहरी भी खा ली। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि रात के इफ्तार में क्या बनाया जाएगा? बेटी, ये तो मेरी मालकिन के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह आज मुझे पैसे दे देंगे तो मैं कुछ अच्छा बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। हिना ऐसा कहने के बाद काम करने के लिए चली जाती है। जाने से पहले वो अपना बुर्का पहन लेती है और अपनी मालकिन के घर पहुंचकर बुर्का उतार लेती है और काम में लग जाती है। अरे हिना, तुम आ गई, चलो जल्दी से घर की साफ सफाई कर दो। हिना अपनी मालकिन के कहने पर घर की साफ सफाई अच्छे से कर देती है, जिसके बाद वो नफीसा से कहती है, मालकिन, मैंने साफ सफाई अच्छे से कर दी है, बस अब रात के इफ्तार की तैयारियां करनी होंगी। चलो अच्छी बात है, मैं बाजार से जाकर रात के इफ्तार के लिए सामान ले आती हूँ। ठीक है मालकिन। इधर नफीसा बाजार से सामान लेने के लिए निकल जाती है तो हिना बाकी के बचे हुए कामों को करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हिना की बेटी फातिमा अपनी बहन नाजिमा के साथ और अपनी सहेली नूर जहां के साथ खेल रही होती है। नूर जहां नफीसा की बेटी थी, जो बहुत ही अमीर थी। अरे, तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है ना, रमजान का महीना चल रहा है। इस समय तो तुम्हें नए नए कपड़े पहनकर घूमना चाहिए था। नूर जहां, तुम्हें पता है ना, शायद हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारी अम्मी जितना कमाती हैं उतने में सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। नूर जहां, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें सहरी और इफ्तार पर पैसे भी देते होंगे। हाँ, तुमने सही कहा, सभी लोग मुझे बहुत सारे पैसे देते हैं, अम्मी जान, अब्बू जान और मेरी खाला भी। हाँ हाँ, चलो अब फातिमा, हमें घर चलना चाहिए। दोनों बहनें अपना मुंह लटकाकर वापस घर लौट आती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और हिना नफीसा के लाए हुए सभी सामानों से अच्छे से इफ्तार बना लेती है। सारा का सारा काम हो ही गया। जैसे ही ये सभी लोग इफ्तार कर लेंगे, उसके बाद मैं भी घर चली जाऊंगी। हिना सारा खाना खाने की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद नफीसा अपनी बेटी नूर जहां और अपने पति अकरम के साथ इफ्तार करती है। देखते ही देखते आधे से ज्यादा खाना तो वो बर्बाद ही कर देते हैं और सारा खाना नफीसा फेंकने के लिए कह देती है। हिना, हम सब ने अपना इफ्तार कर लिया है, अब एक काम करो, ये सारा फेंक दो, क्योंकि सुबह की सहरी तो दोबारा से ही बनेगी। इतना सारा बचा हुआ खाना नफीसा फेंकने के लिए कह देती है, जिसके चलते बेचारी हिना को बहुत दुख होता है। अल्लाह, ये कैसा रहम है तेरा, एक के घर पर खाने का एक दाना तक नहीं तो दूसरे के घर पर खाना बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह अगर देता है तो सबको बराबर दे, वरना किसी को भी ना दे। हिना का दिल बहुत दुखता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपनी मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मेरी दोनों बेटियां मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। अभी तो मुझे भी अपनी दोनों बेटियों के साथ इफ्तार करना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे एडवांस में? देखो हिना, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें एडवांस में पैसे नहीं दे सकती, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं किसी दूसरी काम वाली को रख लूंगी। नहीं मालकिन, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। वैसे ही ईद आने वाली है, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मेरी दोनों बेटियां भूखी रह जाएंगी। नफीसा ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां अकरम आ जाता है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? इस ईद पर सबके घरों में खुशियां आनी चाहिए। नफीसा, जाओ अलमारी में जाकर देखो, मैंने कुछ पैसे रखे थे, वो लाकर हिना खाला को दे दो। माफ कीजिएगा, एक्चुअली जो आपने पैसे रखे थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। घर में एक पैसा नहीं है, कल बैंक से निकलवाने होंगे। हिना, मुझे माफ करना, तुम एक काम करना, कल सुबह सहरी के बाद मुझसे पैसे ले जाना। बेचारी हिना का बहुत ज्यादा मुंह उतर जाता है। वो मायूसी के साथ वापस अपनी दोनों बेटियों के पास पहुंच जाती है। उस दिन उनके घर पर इफ्तार करने के लिए एक दाना भी नहीं था, जिसके चलते वो तीनों माँ बेटी एक गिलास पानी पीकर सो जाती हैं। लेकिन रात के समय नाजिमा और फातिमा दोनों को ही नींद नहीं आती। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। बेटी, अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, नींद आ जाएगी। अम्मी, हमारी ये सारी परेशानियां कब खत्म होंगी?
बेटी, अल्लाह की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। वैसे तो अल्लाह की नजर उसके हर एक बंदे पर होती है, लेकिन शायद उनकी नजर अभी हमारे ऊपर नहीं होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हिना अपनी मालकिन के घर जाती है, जिसके बाद सहरी खत्म होते ही अकरम हिना को कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से हिना अपने घर का कुछ राशन भरवा लेती है। ऐसे ही एक गरीब घर के रमजान के दिन बहुत ही गरीबी से जा रहे होते हैं, तो वहीं अमीर के घर में रमजान के दिनों में बहुत खाने की बर्बादी के साथ साथ बहुत चीजों का नुकसान भी किया जा रहा होता है। ये सब नूर जहां अपने घर में देख रही थी, जिसके चलते उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अम्मी, हम कितने अमीर हैं, तो हमें क्यों ना गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखो बेटी, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि आजकल के गरीब बस हम जैसे अमीरों का फायदा ही उठाना जानते हैं। क्या आप इस ईदी पर हिना आंटी की मदद कर सकती हो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। कहा ना नूरजहां, तुम्हें इन सब चीजों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नूरजहां अपनी अम्मी के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। देखते ही देखते रमजान के 30वें दिन पर ईद का दिन आ जाता है। सभी के घर में खुशियां होती हैं और सब अपनी ईद बहुत अच्छे से मना रहे होते हैं। वहीं बेचारी हिना के घर में कुछ नहीं होता और न ही वो अपने ईद का त्योहार अच्छे से मना पा रही थी। अम्मी, आपने तो कहा था कि ईद के दिन हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे और आप हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाओगी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ अम्मी, आज ईद है, क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाओगी? लगता है इस बार हमें अपनी ईद इस प्रकार ही बनानी होगी। देखो, तुम्हारी माँ गरीब है, लेकिन क्या करें। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। उनका घर सोना होता है कि तभी नूरजहां अपने दोनों सहेलियों के घर अपने माता पिता के साथ आती है। हिना खाला, कई सालों से आपने हमारी हर एक चीज में मदद की और कभी कोई शिकायत नहीं की। इस ईद पर हम आपके घर में खुशियां लेकर आए हैं और ये ईद हम आपके साथ ही मनाना चाहते हैं। नूरजहां अपनी अम्मी और अब्बू के मन में अमीरी को दूर करके गरीबों के लिए ममता लेकर आती है, जिसके बाद नूरजहां अपनी दोनों सहेली और अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मिलकर उनके घर पर ही ईद का फेस्टिवल मनाती है। जिसके बाद हिना और उसकी दोनों बेटियों की यह ईद बहुत अच्छे से जाती है, जिससे वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रचना एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके पास पैसे कमाने के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं था, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों आशीष और कोमल का पेट भरवाने के लिए कचरा बीना करती थी। माँ, वहाँ देखो, वहाँ पर बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, हम वहाँ से उन्हें उठा लेते हैं। कहाँ बहन? तुम दोनों उन बोतलों को इकट्ठा करो, मैं यहाँ पर पिन्नियाँ बीन लेती हूँ। जी माँ। उसके बच्चे भी उसकी इस काम में मदद किया करते थे। आज के काम के पैसे मिलाकर मेरे पास आशीष और कोमल का एडमिशन कराने के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर ये पढ़ लिख गए तो कल को यही मेरा सहारा बनेंगे। रचना खूब मेहनत करती है और अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा देती है। इसके बच्चे भी पढ़ाई में पूरा मन लगाते हैं और साथ ही अपनी माँ के साथ काम में हाथ भी बटाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। अब कोमल और आशीष दोनों बड़े और जवान हो गए थे और अब उनके कॉलेज जाने का समय था। माँ, हमारी इंटर तक की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। हमें? अरे बस बस, तेरे लिए तो इतनी ही पढ़ाई काफी है। तुझे कौन सी नौकरियां करनी है? कॉलेज में दाखिला तो मैं सिर्फ आशीष का ही कराऊंगी। पर माँ, परवर कुछ नहीं, तू मेरे साथ घर में ही रहकर काम में हाथ बटाना। माँ, अगर तू कहेगी तो मैं सरकारी कॉलेज में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई मत रोकना। रचना थोड़ा सोचती है और फिर वो कोमल का दाखिला एक सरकारी कॉलेज में करा देती है और अपने बेटे आशीष का दाखिला एक प्राइवेट कॉलेज में कराती है। आशीष को कॉलेज जाते हुए अब 1 महीना हो गया था। एक दिन आशीष सीढ़ियों से तेजी से उतरता हुआ आ रहा था कि उसकी टक्कर रोज से हो गई। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। आशीष रोज को देखने लग जाता है। ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर? मुझे इतनी जोर से लग गई है। आउच। अरे मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वैसे एक बात पूछूं? What? तुम देखने से तो कोई विदेशी लगती हो, लेकिन तुम्हें हिंदी आती है? रोज आशीष की बात सुनकर हंसती है। आशीष को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगता है और आशीष को रोज से प्यार हो जाता है।
यस एब्सोल्युटली, मुझे आती है बिकॉज मैं इंडिया में 5 साल से रह रही हूँ। ओह ओके ओके। यू आर सो फनी। रोज वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रोज भी अब आशीष को पसंद करने लगी थी। आशीष रोज के बारे में अपनी माँ रचना को बताता है। बिल्कुल नहीं बेटा, वो विलायती है। पहली बात तो हमारे साथ इस घर में रहने को तैयार नहीं होगी, और दूसरी बात मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रोज से। और वैसे भी माँ, मैंने उसको बताया है कि मेरे पास कोई आलीशान बंगला नहीं है, बस एक छोटा सा घर है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन वो हर हाल में मेरे साथ रहने को तैयार है माँ। अब अगर आप तैयार हो तो ठीक, और नहीं हो तो भी ठीक। रचना को मजबूर होकर आशीष की शादी रोज से करवानी पड़ती है। रचना ज्यादा अमीर नहीं थी, इसीलिए वो उन दोनों की शादी एक मंदिर में करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद रचना वापस अपने काम पर जाती है। मम्मी, आप कहाँ पर जा रही हो? मैं अपना काम करने जा रही हूँ। कैसा काम? तू नहीं जानती, हमारे घर में कचरा बीनने का काम किया जाता है, उसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। What? आप एक कचरा बीनने वाली हो? इसका मतलब मैं एक कचरा बीनने वाली की बहू हूँ? हाँ, और अब कल से तू भी काम पर चलना, समझी मेरी विदेशी बहू? सोचिएगा भी मत सासू माँ, मैं ये सब नहीं करने वाली। वैसे तो तूने मेरे बेटे से बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तू उसके साथ हर हाल में रहने को तैयार है। अब कहाँ गई वो बातें? जस्ट शट अप मम्मी जी। इसी तरह रचना और रोज में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर कोमल वहां आती है। माँ, भाभी, आप दोनों क्यों लड़ रही हो? देख ले अपनी इस विलायती भाभी को, संभाल इसे, मैं तो चली अपने काम पर। रचना अपने काम पर चली जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ भाभी? क्या सच में हमारे घर के हालात इतने ही खराब हैं? क्या सच में तुम लोग बचपन से कूड़ा कचरा बीन कर ही अपना गुजारा करते हो? टेल मी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ भाभी, मैं जानती हूँ भैया ने आपको ये नहीं बताया होगा कि हम लोग इस तरह से अपना गुजारा करते हैं। बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद से माँ ने यही काम किया और हम भी यही करते हैं। भाभी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अब से यही आपका ससुराल है, इसलिए अब आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। रोज कोमल की बातें बड़ी गौर से सुनती है और उसके बाद वो एक फैसला लेती है। ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ कोमल, और मैं अपने इस क्रिंजी बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो अब मैं मम्मी जी को और ये काम नहीं करने दूंगी। मतलब अगर बच्चे इस उम्र में भी अपने माँ बाप का सहारा ना बन पाए तो क्या फायदा? आपसे मैं जॉब करूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? माँ कभी इसके लिए राजी नहीं होंगी। आशीष दरवाजे पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। आशीष अंदर आता है और बोलता है, रोज, सिर्फ तुम नहीं, अब से हम दोनों ही जॉब करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस उम्र में भी हम अपने माँ बाप को आराम की जिंदगी न दे पाए तो फिर बेकार है हमारा इस दुनिया में होना। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जॉब करूंगा। भैया भाभी, मैं भी अपने घर के हालातों को सुधारने में मदद करूंगी। नहीं बहन, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। नहीं, अगर कोमल करना चाहती है तो आशीष जी उसे करने दीजिए, तभी तो माँ को ये भी पता चलेगा कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। भाभी ने बिल्कुल सही कहा भैया, मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ऐसा करने से माँ भी नाराज नहीं होंगी और कमाई भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर क्या था, वो तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आशीष और रोज एक रेलवे कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं और कोमल घर में ही बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाने की शुरुआत करती है। अब उन सभी को अपना अपना काम करते हुए लगभग 1 महीना होने आया था। आशीष और रोज को उनकी पहली तनख्वाह मिली। ये लीजिए मम्मी जी, मेरी पहली कमाई पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। माँ, अब आपको और इस कचरे के ढेर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा और बहू अब सब कुछ ठीक कर देंगे। और बेटी भी। ये ले माँ, आज मैंने भी बच्चों को पढ़ाकर अपनी पहली तनख्वाह कमाई है। अपने बच्चों और बहू को खुद की इतनी फिक्र और मेहनत करते देख रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि सिर्फ बेटा ही अपने परिवार का सहारा बनता है, लेकिन आज तो मेरी बेटी ने भी गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। और बहू, मुझे माफ कर देना। तेरे विलायती होने की वजह से मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तूने हमें जिंदगी का मतलब सिखा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। मी टू। अरे तू कब से अंग्रेज बन गई? अब भाभी को देखकर जरा हम भी बोलने लगे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? भगवान मेरे परिवार की ये हंसी खुशी हमेशा सलामत रखे। सभी बहुत खुश थे। अब उनके दिन बदलने लगे थे। रचना ने भी अब कचरे का काम छोड़ दिया था। उसके बच्चों ने भी दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके आखिर खुद को कचरे के ढेर से निकाल ही लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।